नमस्कार दर्शकवृन्द, आज दिल्लीमा सम्पन्न त्रिपक्षीय वार्ताको चिरफार गरौँ। 2014 सालको कुरा हो। त्यसबेला नयाँ सरकार बनिएकै थिएन, अर्थात् भाजपाको सरकार बनिएकै थिएन। चुनावको समय थियो। त्यसबेला भाजपाका नेता अनि अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गोर्खाहरूले आफ्नो सबै समस्या बताउँदा म समाधान गरिदिन्छु भन्दै गोर्खाओंका सपना मेरा सपना भनेर आश्वासन दिएका थिए। त्यसैले 2014 सालमा एसएस आहलुवालियालाई भारी मतले विजय बनाएर पठाइयो। 2015 मा पश्चिम बङ्गालको विधानसभा चुनावको समय थियो। त्यो बेला पनि गोर्खाहरूले गोर्खाल्यान्ड सँगसँगै जनजातिको विषय लिएर आफ्नो गुनासो र आफ्नो समस्या राख्दा डुवर्समा आएर प्रधानमन्त्रीले 11वटा गोर्खा जातिको नाम नै लिएर जनजाति बनाउने आश्वासन दिएकै हुन्। 2019 को चुनावमा पनि यत्रो 5 वर्षसम्म हाम्रो त समस्या ज्यूको त्यौं रह्यो, केही भएन भनेर विस्तारपूर्वक गुनासो पोखाउँदा कालेबुङको होम्स ग्राउन्डमा आएर वर्तमान गृहमन्त्री अमित शाहले फेरि आश्वासन नै दिएका थिए भने 2021 भर्खरै मात्रको चुनावमा फेरि गृहमन्त्री अमित शाह दार्जिलिङ आइपुगे, कालेबुङ पनि आए अनि फेरि गोर्खाहरूले आफ्नो समस्या सबै बताएपछि समाधान गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दा उनले फेरि आश्वासन दिए अनि 2021 मा फेरि दुईजना भाजपा विधायक बनाएर पठाइयो। अनि आज फेरि दिल्लीको त्रिपक्षीय वार्तामा यो लामो समयको प्रतीक्षापछि भएको गृहमन्त्रीसँगको वार्तामा अब केही हुन्छ भन्ने आशा गरियो अनि भाजपाका सांसद र विधायक लगायत गठबन्धनकाहरूले आशा पनि देखाए। तर आज पनि सभापछि सांसद राजु विष्टले बताएअनुसार गोर्खाहरूको समस्या बताइयो अनि गृहमन्त्रीले समाधान गरिदिने आश्वासन नै दिएका छन्। अब सांसद राजु विष्टले त यो वार्तालाई ऐतिहासिक माने। तपाईहरू के मान्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुकै हातमा छ। सधैँ मिठा मिठा कुरा गर्ने अनि लामो प्रेस वार्ता गर्ने सांसद विष्टले आज 6 मिनट पनि राम्रो बोलेनन्। पहिले त यति बोल्नको निम्ति उनले आफूसँग गएका विधायक र गठबन्धनका प्रतिनिधिहरूलाई आफैले जम्मा गर्नु पर्यो। कोही आफै आउन चाहेको देखिएन। फेरि 6 मिनट पनि नबोलेको के बोलेको उनको त्यो प्रेस वार्ता पूरा नभई उनका साथमा रहेका गठबन्धनका साथीहरू आफै प्रेस वार्ता छोडेर आफ्नो बाटो लागे। जे होस्, अब भित्र भएको वार्ता के कस्तो थियो सो बताउन सकिँदैन। उनीहरुकै भनाइमा सफल थियो अनि त्यो कुराहरू आगामी दिनमा वार्तामा जानेहरूले आफै बताउँदै पनि जाला। तर आज वार्तापछि सांसद विष्टले दिएको प्रेस बयानलाई चेरफार गरेर हेर्नै पर्छ, किनकि यो गोर्खा जाति र पहाड तराई र डुवर्सको भविष्यको सवाल हो। आउनुहोस् पहिले उनले के बोले के भने यो पहिलो अंश सुनौ। मुझे लगता है भारत के गोरखाओं के लिए आज का ये दिन बहुत हिस्टोरिकल था। मुझे लगता है प्रथम बार ऐसा हुआ है कि बगैर किसी आंदोलन के और बगैर किसी बंद के गृह मंत्री जी के साथ 1 घंटे से ज़्यादा समय तक पहली वार्ता रही। और जैसा मैंने बताया ये वार्ता अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल थी और सफल वार्ता हुई। हमने अपनी जो मांग थी पूरी गृह मंत्री जी के सामने समक्ष रख दी है और गृह मंत्री ने भी ये आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांग है उसके लिए भारत सरकार ईमानदारी से प्रयास करेगी और उसका हल करेगी। मैले अघि भनिहालेँ नि, हाम्रो माग 114 वर्ष पुरानो। भाजपालाई हाम्रो माग बुझाएर सांसद दिएको मात्र 15 वर्ष अब पुग्नै लाग्यो। तर आजको सभामा पनि हाम्रो माग के हो त्यही नै बुझाउने काम नै भयो अनि गृहमन्त्रीले आज पनि आश्वासन नै दिए। त्यसैले बैठक हिस्टोरिकल। अझै अघि सुनौ। क्योंकि ये एक ट्राइपेटाइट टॉक था जिसके अंदर में केंद्र सरकार, हमारे गोरखाओं के जो विधायक हैं और सांसद हैं और जो हमारे अलायंस पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ ही तीसरा जो पक्ष था वो पश्चिम बंगाल सरकार था।
पश्चिम बंगाल सरकार दुर्गा पूजा के कारण उन्होंने चीफ सेक्रेटरी या किसी सीनियर अफसर को नहीं भेजा। उन्होंने जो उनके यहाँ पे दिल्ली में प्रतिनिधि है, जिनको हम रेजिडेंट कमिश्नर कहते हैं, तो वो आए हुए थे। तो गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि अभी दिवाली के बाद नवंबर में ही दूसरी वार्ता होगी, और उस वार्ता में जो है पश्चिम बंगाल से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, चीफ सेक्रेटरी या जो भी, उनके बाद सुनने के बाद जो है हम कोई ठोस निर्णय लेंगे। यहाँ सांसद राजु विष्टले पहिले त गोर्खाहरूको विधायक भनेर सिधै झुट बोले, कारण आजको वार्तामा गोर्खा विधायकहरू होइनन्, भाजपाका विधायकहरू गएका थिए। ल यो त सानो कुरा भयो, तर उनले जुन प्रकारले स्पष्ट रूपमा भने कि अब अर्को बैठक दिवाली पछाडि हुनेछ अनि राज्यको पक्षबाट आज केवल रेसिडेन्स कमिश्नर आए, अब अर्को वार्तामा पश्चिम बंगालको मुख्य सचिव आउनेछन् अनि उनको कुरा सुनेर नै गृहमन्त्रीले निर्णय लिने पनि भनेका छन् भनेर उनले भने। अब कुरा स्पष्ट छ, राज्यको मुख्य सचिवले भनेको कुरा सुनेर मात्र लिने ठोस निर्णय के गोर्खाको हितको हुनेछ, के बंगालदेखि अलग व्यवस्था हुनेछ? यो त हुनै नसक्ने कुरा, हुनु नसक्ने त के कल्पनै गर्न नसकिने कुरा हो। अब सांसद महोदयबाट यति कुरा सुनेर पनि केन्द्र सरकार र भाजपाले गोर्खाहरूलाई या त पहाड तराई डुवर्सलाई बंगाल बाहिरको संवैधानिक व्यवस्था नै दिन्छ भनेर आशा गर्नु चाहिँ मनको लड्डु घिउसित खानु नै हो। अझै अरू उनले के भने पहिले यो सुनौ। और जैसा हम जानते हैं, दार्जिलिंग तराई डुवर्स के अपने आप में एक इतिहास है। आज जहां दार्जिलिंग में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई भारत का संविधान लागू नहीं होता, 2001 से पंचायत के चुनाव नहीं हुए, 2017 से जीटीए के किसी प्रकार के चुनाव नहीं हुए, और तो और दार्जिलिंग की जो भारत में दूसरी सबसे पुरानी म्यूनिसिपैलिटी है मद्रास के बाद, वो भी एक ब्यूरोक्रेट के माध्यम से चलता है। सो इतना अन्याय अत्याचार पार्टिकुलरली नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग तराई डुवर्स की जनता के साथ हुआ है। ये सीपीएम के समय भी हुआ है और टीएमसी के समय में भी हो रहा है। गृह मंत्री जी ने ये स्पष्ट कहा है कि हम गोरखाओं के साथ हैं और आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसके ऊपर में हम पूरी तरह न्याय करेंगे। आज नै हो दार्जिलिङमा जीटीए रद्द गर भन्दै जीटीए को खेसरा जलाइयो, तर उता दिल्लीमा वार्तामा बस्नेहरूले त्यही जीटीए को चुनाव, त्यही पञ्चायत र त्यही नगरपालिकाको चुनाव नै नभएको भन्ने विषयमा आफ्नो गुनासो पोखेछन्। यो कस्तो दुविधा! पञ्चायत चुनाव, जीटीए चुनाव र नगरपालिका चुनावको यति सुर्ता छ भने लु भाजपाले त आफ्नो नेतालाई भन्न गयो ठिकै छ, तर त्यो गठबन्धनकाहरूले त बरु कलकत्ता गएर मुख्यमन्त्रीलाई भनेको भए चुनाव गरिदिइहाल्थ्यो होला नि। एक त यो केन्द्रको विषय पनि होइन, दुई ममता ब्यानर्जीले गोर्खाल्यान्ड बाहेक अरू त जे मागे पनि दिन्छु नै भनेका छन्। चिठी लेख्दा र वार्तामा बोलाउँदा गोर्खाहरूको समस्याको समाधान खोज्न बैठक डाकिएको भनेर भनियो, तर कुरा चाहिँ पञ्चायत, जीटीए चुनाव, नगरपालिका चुनाव आदिको भएको छ। के गोर्खाको समस्या पहाडको पञ्चायत, जीटीए र नगरपालिकाको चुनाव हो? अझै अरू उनले के भने सुनौ। इसी तरह से गोरखाओं में जो 11 जनजातीय उपजातियां जो छूटी हुई है, जो ट्राइबल, बाकी सब ट्राइबल है लेकिन 11 उपजातियां एसटी से छूटी हुई है, उनके भी जो तथ्य हैं, जो प्रमाण है और जो कुछ भी हमारे पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उसके माध्यम से ये गोरखाओं को जनजाति मिलना उनका एक अधिकार है। क्योंकि 1941 के सेंसस तक वो थे, जब कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के अंदर में डिस्कशन हुआ उस दिन भी गोरखा एसटी थे, और जो है 51 के बाद के जो सेंसस है उसमें किसी तरह वो छूट गए थे, तो उसको भी अच्छे से देख करके उसके ऊपर में भी फैसला लेने की बात हुई है। वार्ता हुन अघि विष्टज्यूले पहाडको भ्रमण गर्दा यो वार्तामा आरजीआईबाट पनि प्रतिनिधिहरू आउनेछन् भनेका थिए अनि जनजातिको मुद्दाको चर्चा गरेर यो वार्तामा छिनाफाना हुन सक्ने संकेत समेत दिएका थिए। तर आज उनले न त आरजीआईको कुनै प्रतिनिधि आएको कुरा गरे, न त जनजातिको मुद्दा छिनाफाना हुने कुरा गरे। यहाँ पनि आश्वासन नै दिएको कुरा उनले राखे। उनले यहाँ जुन प्रकारले 1941 सम्म गोर्खा शेड्युल्ड ट्राइब थिए भनेर भने त्यो उनले दिएको गलत इतिहास हो। एक त 1941 होइन 1931 हो,
31 को सेन्ससमा पहाडमा बस्नेहरूलाई एसटी सेड्युल ट्राइब भनेर होइन तर हिल ट्राइब चाहिँ भनिएको हो। यो सेड्युल ट्राइब भन्ने प्रावधान त 1950 मा संविधान बनिएपछि मात्र बनिएको यो एउटा स्ट्याटस हो। यहाँ हिल ट्राइब भनेर एसटी भनेको हो कि पहाडको बासिन्दा भनेको हो त्यो अझै रहस्यको विषय नै छ। जे होस् यो अर्कै विषय हो, यो पछि यसलाई गहन रूपमा चर्चा गर्न नै सक्छौँ। अहिले अझै अगाडि सांसद विष्टको बयान नै सुनौँ। हम सब बहुत आभारी है भारत सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री जी का, क्योंकि इस देश में जो ऐसी समस्याएं थी जो कांग्रेस के समय में कारपेट के अंदर डाल दी गई थी वो उनका एक एक करके समाधान हो रहा है। चाहे वो 370 का हटना हो, बोरोलेन की समस्याओं का समाधान हो, ब्रू रिएंग का समाधान हो, या अभी हाल ही में जो कार्बियोलिंग की जो समस्या का समाधान हुआ, हमें पूरा विश्वास है ये सरकार जो कहती है वो करेगी और आज तक इतिहास भी यही रहा है। सो हम गोरखाओं की तरफ से भारत सरकार को, विशेष करके गृह मंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ उनले अन्य कुनै सरकारले गोर्खाहरूको निम्ति केही गरेनन् तर भाजपाले गर्नेछ भनेर भने। तर विष्टज्यूले अलिक पछि फर्केर हेर्नु जरुरी छ। कांग्रेसको समयमा पहाडले स्वायत्त शासन डिजिएचसी पाएको हो। 2007 मा पनि 11 पल्ट त्रिपक्षीय वार्ता भएर जिटिए बनिएको हो कांग्रेसकै समयमा। बरु भाजपाको समयमा 2017 मा त्यत्रो रेकर्ड तोड 105 दिनको बन्द हुँदा, आन्दोलन हुँदा र गोर्खाहरू शहीद हुँदा एक शब्द पनि बोलेनन्। बैठकको त कुरै छोडौँ। जे होस् आजको बैठकमा पीपीएस के हो स्पष्ट हुनुपर्छ र स्पष्ट पारिनुपर्छ भन्ने ठुलो दबाव थियो। यसबारे के भएछ त सुनौँ। जो गोरखालैंड का जो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने के बात हुई थी, पॉलिटिकल सॉल्यूशन, उस पर कोई बात आगे बढ़ी है? देखिए, किसी भी गोरखा से आप कहेंगे वो यही कहेगा कि हमें गोरखालैंड चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते भी ये विषय में रखना चाहूँगा। 2019 के चुनाव में और 2021 के चुनाव में हमने संकल्प पत्र में ये कहा है कि हम गोरखाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान करेंगे, स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे। सो हमारी पार्टी स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए कमिटेड है, उसी के लिए यह वार्ता थी। राजू जी, डिफाइन क्या हुआ? मतलब पीपीएस का डिफाइन किया कि आप लोग ने गोरखालैंड और आइदर यूनियन टेरिटरी? देखिए, ये अंदर जो है करीब 1.25 घंटे से ज़्यादा की वार्ता चली और ये ऑफिशियल टॉक था, ट्राइपेटा टॉक था। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है मीडिया में इस तरह से मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन जहां हमने जो विषय जनता से जुड़े हुए विषय और मुद्दे थे जहां रखना था हमने रख दिया। भोट माग्न अघि महाकाल बाबाको कसम खाएर चौरस्तामा गोर्खाल्यान्ड भन्ने सांसदले आज पनि गोर्खाल्यान्ड भन्न चाहेनन् भनेनन्। पीपीएस के हो त्यो आज पनि सस्पेन्ड नै रह्यो। बरु उनले आज पश्चिम बङ्गाल सरकारको पक्षबाट पनि प्रतिनिधि आए जो चाहिँ अति नै उत्तम भएको उनले बताए। सांसद विष्टको निम्ति उनले आशा पनि नगरेको अर्थात् आशा गरेको भन्दा राम्रो वार्ता भएको बताए। वार्तामा गएका अन्य भाजपा विधायक अनि गठबन्धनका प्रतिनिधिहरूलाई पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा खुलेर कोही पनि बोलेनन्। सबैले वार्ता राम्रो भएको र सुरुवात राम्रो भएको अनि गृहमन्त्रीले राम्रो आश्वासन दिएको बताए। डुवर्सको बारेमा पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा सांसद बोल्नै मानेनन् भने डुवर्सका विधायक विशाल लामाले पनि आश्वासन दिएको मात्र कुरा राखे। आपके साथ डुवर्स से भी एक प्रतिनिधि है, डुवर्स की जनता के लिए क्या आज की वार्ता में क्या ऐसा निकला? डुवर्स को लागि के यस्तो नयाँ छ? गृह मन्त्रालयले के हजुरलाई आश्वासन दिएको छ? सांसदज्यूले भनिहाल्नुभयो हैन। हजुरले के भन्छ? जनताले हजुरले भोट हालेको नि, हजुरले के भन्ने चाहन्छ जनता माझ? के हजुरले आफ्नो पक्ष राख्यो कालचिनी डुवर्सदेखि? सांसदज्यूले भर्खरै कुरा राख्नुभयो। म आजको वार्ता खुसी छु। गृहमन्त्रीज्यूले राम्रो आश्वासन। और अच्छी बात यह है कि भले ही चीफ सेक्रेटरी नहीं आए, लेकिन पश्चिम बंगाल के भी एक प्रतिनिधि बैठे थे और जो हमारे पास खुराक था उनको सारा हमने दे दिया है। अगले बार जब आएंगे तो कमिश्नर साहब आएंगे, चीफ सेक्रेटरी आएंगे दिवाली के बाद या नवंबर दिसंबर में बोला है, तो सब अच्छा रहेगा। एउटा स्टेट गभर्मेन्टको एउटा रेसिडेन्ट एउटा कमिश्नरलाई एउटा प्रेजेन्ट हुनु भएको थियो। सो नेक्स्ट टाइम एउटा चिफ सेक्रेटरीलाई पनि एउटा निमन्त्रणा दिने भन्ने कुरा छ।
बङ्गालदेखि अलग व्यवस्थाको निम्ति वार्तामा गएका सबैले आज राज्यबाट पनि प्रतिनिधि आएकोमा खुसी प्रकट गरे भने अब अर्को वार्तामा मुख्य सचिव आए अझै राम्रो हुनेछ भनेर बताए, जुन कुरा नै आजको वार्ताको रहस्य बन्यो। पिपिएस जस्तै। सबैलाई विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदछु। धन्यवाद।